हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हम लोगों ने ड्वार्फ आकाशगंगा के बारे में पढ़ा था, जो हमने नवीन आकाशगंगा खोजी थी। ठीक, अब इसके आगे हम चलते हैं हम लोग विलंब ना करते हुए। जैसे कि सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है और हम लोगों को पढ़ना भी है, जैसे कि एग्ज़ाम भी आप लोगों का ज्योग्राफी का है और पीसीएस के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। उसके थ्रू जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन को भी हम लोग बात करेंगे। और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम भी आ चुके हैं, यानी कि कभी भी एडमिट कार्ड आ सकता है, जैसे नोटिफिकेशन दे रहा है, तो उसके विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। और जहाँ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वहाँ आप लोग बेहिचक कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं निहारिका की। ठीक है, ये निहारिका क्या होती है? निहारिका, ठीक है। अगर हम कहें कि जो हमारे, अगर कहें आज के समय में धूल और कण, ये सारे सब कुछ हैं, इन्हीं को मिल करके अगर कहा जाए या इन्हीं का मेघ अगर कह दिया जाए, जैसे धूल प्लस मेघ, ठीक है। और हम कह सकते हैं यहां पर गैस, इन सब के जो मेघ हैं यही क्या है? आपकी निहारिका है। ठीक है, जब अधिक दूरी से प्रकाश ढक जाता है तब हमारी निहारिका दिखती है। ठीक है, यानी कि हम कहें जब सूर्य से दूरी इसकी हो जाती है, यानी कि प्रकाश क्या हो, प्रकाश ढक जाए तब यह हमारी निहारिका दिखती है। ठीक है, अगला है हमारा लाल दानव। अभी आप लोग इसको ऐसे देख लीजिए, जब तारों का जीवन चक्र हम बताएंगे तो वो बाई फिगर हम आप लोगों को समझा देंगे। तो जब बाई फिगर हम इस चीज़ को समझाएंगे तो आप लोगों को बेटर देन समझ में आएगा, उससे बेहतर। अभी आप लोग लिखने के माध्यम से इसको देखिए। ठीक है, चलिए। लाल दानव, जब किसी तारे में, ठीक है, हाइड्रोजन घटने लगता है तब उसमें लालिमा दिखती है। यानी कि हम कहें जब H2 की मात्रा कम हो, किसमें? किसी तारे में जब H2 की मात्रा कम हो, यानी कि हाइड्रोजन कम हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या छाने लगता है? धीरे धीरे लालिमा। ठीक है, यही लालिमा, ठीक है, इन्हीं लालिमाओं के कारण, किसके कारण? लालिमाओं के कारण इसे लाल दानव कहा जाता है। लाल दानव कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं लालिमाओं के कारण इसे लाल दानव कहा जाता है। तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा यहां तक। चलिए, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। फिर आता है अगला हम लोगों का नोआ तारा। नाम सुने होंगे आप सभी लोग, नोआ तारा। ठीक है, नोआ तारा। तो ये नोआ क्या होता है? नोआ में भी होता है, सुपर नोआ होता है। ठीक है, जैसे भी हम कहें कि मान लिया, ठीक है, कोई एक धुंधला तारा है, जिन्हें मतलब अगर कहा जाए उसमें प्रकाश क्या है? कम है। ठीक है, अचानक से क्या हो जाए? प्रकाश तीव्रता से उसके अंदर बढ़ जाए, यानी कि अत्यधिक प्रकाश हो जाए। पहले क्या है? इसमें कम है, फिर उसके बाद क्या हुआ? अत्यधिक बढ़ गया। क्या बढ़ गया? प्रकाश। फिर इसके जस्ट बाद, ठीक है, फिर इसके जस्ट बाद वही प्रकाश दोबारा से क्या हो जाए? कम।
क्या हो जाए, कम। तो ऐसे तारे को पहले कम हुआ, फिर अत्यधिक बढ़ गया, फिर कम हो गया, तो ऐसे तारे को हम लोग क्या कहते हैं, नोवा तारा। क्या कहते हैं हम लोग, नोवा तारा। तो जब हम क्वेश्चन में लिखेंगे, जैसे इसका डेफिनेशन लिखना हुआ कि नोवा तारा किसे हम कहते हैं, तो हम कहेंगे नोवा तारा हम उसे कहते हैं जिसका प्रकाश कम हो तथा अत्यधिक एकाएक उसके प्रकाश में वृद्धि हो जाए, पुनः वह कम हो जाए, तो उसी को हम नोवा तारा कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, तो ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद तारा। तारा, तो तारा आप लोगों को पता ही होगा वैसे भी, लेकिन हम बता भी दे रहे हैं कि तारा कहते किसे हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं तारे की। ठीक है, तारा उष्ण तथा चमकदार क्या कह सकते हैं, या चमकती कह सकते हैं, गैस का भाग होता है। किसका भाग होता है, तारा चमकती हुई उष्ण या गैस का भाग होता है। ठीक है, जैसे अभी हम कहें कि तारे में हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं हीलियम और हाइड्रोजन दोनों अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते होते हैं तथा यह गैस के बने होते हैं। ठीक, तारों में अपनी खुद की यानी कि स्वतः की क्या होती है, चमक होती है। चमक होती है किसमें, तारों में अपनी खुद की चमक, या हम कह सकते हैं ऊष्मा होती है। चमक या ऊष्मा दोनों कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। चमक कह लीजिए, चाहे इसमें कह देंगे कि खुद की क्या होती है, ऊष्मा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं कि अगर तारों की हम बात करें तो सूर्य हमारा क्या है, एक तारा है, और ध्रुव एक तारा है। ठीक है, इसी ध्रुव तारा के माध्यम से हम दिशा का परीक्षण करते हैं। क्यों, क्योंकि यह हमेशा कहाँ दिखता है, उत्तर में। यह हमेशा कहाँ दिखता है, उत्तर में। तो कभी बाय द वे आप सभी लोग जाते समय कहीं रास्ता भूल गए तो ध्रुव तारे को देख करके आप लोग पता लगा सकते हैं कि हम किस दिशा में इस समय अग्रसर हैं, क्योंकि यह हमेशा कहाँ दिखेगा, हमारे उत्तर में, अर्थात हमारे बाएं। हमेशा कहाँ दिखेगा, हमारे बाएं। ठीक, चलिए अगर हम बात करते हैं इनके व्यास की, ठीक है, तो इनका व्यास जो होता है यह सूर्य से, कभी भी किसी तारों की अगर हम तुलना करते हैं तो हम सूर्य से उनकी तुलना करते हैं। ठीक है, सूर्य के 450 गुना से लेकर, अर्थात छोटे से लेकर, अगर हम कहें किससे, छोटे से लेकर, और 1000 गुना तक बड़ा होता है। बड़ा होता है किससे, सूर्य से। ठीक है, इनका तापमान कितना होता है, यानी कि तारों का खुद का अपना तापमान भी होता है। तो इनका तापमान 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से और यह 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, यानी कि पाया जाता है किसकी, तारों की ऊष्मा। किसकी, तारों की ऊष्मा। अब तारों में पाए जाने वाले हम गैस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से गैस पाए जाते हैं। ठीक है, तो तारों में गैस मुख्यतः तो हाइड्रोजन होता है जो सबसे ज़्यादा होता है, यह होता है हमारा 71%। ठीक है, फिर हीलियम हमारा आ जाता है 26.5%।
ठीक है। बाकी अदर गैसें आ जाती हैं, अदर गैसें, और अदर गैसें जो हमारी होती हैं वह है 2.5% में अदर, यानी कि सारी की सारी गैसें आ जाती हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लेंगे इसी तरह से। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप उस क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके आगे हम चलते हैं। हम कभी भी कोई भी चीज जब पढ़ते हैं तो उसे बहुत साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें, क्योंकि जितनी कठिन वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे उतने भी आने वाले टॉपिक कैसे होंगे, कठिनता से मिलेंगे। ठीक, अब इसके आगे हम चलते हैं, बात करते हैं सुपरनोवा का। ठीक है, किसका? सुपरनोवा, सुपरनोवा। ठीक है, जो तारे 20 से अधिक, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाले तारे को यानी कि ऐसे तारे जितने भी हैं, क्यों 20 से अधिक मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, तारे को हम सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा। तो ये क्लियर हुआ आपका। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। अगला है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा, ठीक है, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। ठीक, न्यूट्रॉन तारा हम किसे कहते हैं? जब सुपरनोवा विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट। ठीक है, जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो यही तारे जब आगे जाकर के बिखर जाते हैं, क्या करते हैं? बिखर जाते हैं। ठीक है, तो उसी में से जो न्यूट्रॉन युक्त तारे होते हैं, ठीक है, कैसे? न्यूट्रॉन युक्त तारा, ठीक है, जो न्यूट्रॉन युक्त तारे होते हैं उन्हीं तारीय पदार्थ को, किसको? तारीय पदार्थ को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कृष्ण वीवर की। कृष्ण वीवर या कृष्ण छिद्र या इसी को हम ब्लैक होल भी कहते हैं। कृष्ण वीवर, कृष्ण वीवर, ठीक है। कृष्ण वीवर किसे कहते हैं? कृष्ण वीवर हम उन्हें कहते हैं जब किसी तारे का अंत हो, यानी कि अंत कहा जाए, नजदीक आ गया हो। ठीक है, क्या नजदीक आ गया हो? किसी तारे का अंत, किसी तारे का अंत आ गया हो, यानी कि अंतिम समय, तब उसका भार किसका? उस तारे का जिसका अंत समय आया होता है, तब उसका भार सूर्य से कितना? 3 गुना बढ़ जाता है। क्या होता है? 3 गुना बढ़ जाता है। किसका? उस तारे का भार
3 गुना बढ़ जाता है। तो यह इतना सघन हो जाता है कि वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, या हम कहें कि प्रकाश गुरुत्व से निकल नहीं पाता, जिन्हें हम अंधक्षेत्र, यानी कि अगर कहा जाए तो वह अंधक्षेत्र हो जाता है, यानी कि उनके गुरुत्व से प्रकाश निकल नहीं पाता और वह अंध क्षेत्र हो जाता है, अंध क्षेत्र हो जाता है। और इन्हीं अंध क्षेत्र हो जाता है। अब बताओ, अंध क्षेत्र हो गया तो क्या यह देखा जा सकता है? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। और जब यह देखा नहीं जा सकता है तो यह क्या हो जाता है? ब्लैक होल, या इसी को हम कृष्ण बीवर कहते हैं। ठीक है, BLACK, ब्लैक होल, या इसी को हम कृष्ण वीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण वीवर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को, यानी कि कृष्ण वीवर किसे कहा जाता है। अब कृष्ण वीवर का पता कैसे लगा? तो अमेरिका के एक भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, भौतिक शास्त्री थे। 1967 में, कब? 1967 में इन्होंने ही सबसे पहले ये जो शब्द लिखा गया है, कौन? ब्लैक होल, इस शब्द को इन्होंने ही प्रतिपादित किया था, या अगर कहा जाए कि सबसे पहले इन्होंने ही इस ब्लैक होल का नाम लिया था। क्लियर हुआ आप लोगों को यहां तक? चलिए, अब इसके बाद हम लोग कहां चलते हैं? आगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोलरिस या ध्रुव तारा। ध्रुव तारा को ही हम लोग पोलरिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव तारा से बहुत सारी हम लोगों को जानकारियां मिलती हैं, और उन्हीं जानकारियों के कारण हम लोग ध्रुव तारे को सम्मान भी करते हैं। जैसे इसकी कहानी भी है, यानी कि अगर कहा जाए इनका ध्रुव तारे का इतिहास भी है, और ध्रुव तारे को वैसे भी बहुत, अगर कहा जाए, बेहतर माना भी गया है, क्योंकि इसी के आधार पर जो 90 डिग्री से सभी रेखाएं खींची गई हैं, इन्हीं के ही आधार पर ही खींची गई हैं। अर्थात यह 90 का कोण बनाता है। क्या करता है? 90 का कोण बनाता है। तो हम बात करते हैं ध्रुव तारे की, ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारे की हम बात करते हैं। चलिए, ध्रुव तारा, ठीक है, यह पृथ्वी से, किससे? पृथ्वी से मात्र 700 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 700 प्रकाश वर्ष दूर है, मात्र 700 प्रकाश वर्ष दूर है। 700, ठीक। चलिए, इस ध्रुव तारे का जो किरण है, यानी कि ध्रुव तारे का क्या? किरण, यह उत्तर दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या करती है? कोण बनाती है। कौन? ध्रुव तारे की किरण उत्तर दिशा में 90 का कोण बनाती है। ठीक है, यहां तक समझा रहा है? नाइन्टी का कोण बनाती है। यही जो किरण है, यही इनके कौन? किरण है।
इन्हीं किरणों के आने के आधार पर, आने के आधार पर हम अक्षांशों का निर्धारण करते हैं। किसका? अक्षांशों का निर्धारण। किसका? अक्षांशों का निर्धारण। किसकी किरणें आने पर? ध्रुव तारे के किरण के आने पर हम अक्षांशों का निर्धारण करते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि जिस बिंदु पर आयतन कोण 30 अंश है, किस पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी के जिस बिंदु पर, कहां पर? बिंदु पर, ठीक है। आयतन कोण 30 अंश हो, ठीक है। इसी 30 अंश को उत्तर में, यानी कि 30 अंश उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। क्लियर हुई ये चीजें? ठीक है। तो जब हम किसी दिशा में बढ़ते हैं और हमारे बाएं हाथ पर हमेशा कौन दिखता है? ध्रुव तारा। तो यह हमेशा एक ही स्थान पर दिखेगा। कहां पर दिखेगा? एक ही स्थान पर। ऐसा क्यों? एक ही स्थान पर क्यों दिखता? अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि यह हमेशा के लिए क्या है? स्थिर है। क्या है? स्थिर है। और इन्हीं स्थिर होने के कारण से यह हमेशा हमें एक ही स्थान पर दिखता है, दूसरे स्थान पर नहीं दिखता। ठीक है। और अगर हम कहें कि जो हमारे पृथ्वी का झुकाव है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी का झुकाव, ठीक है, झुकाव। यह झुकाव भी किस तरफ है? ध्रुव तारे की ही तरफ है। ध्रुव तारे की ही तरफ हमारे पृथ्वी का झुकाव है, या कहा जाए हमें अक्षीय झुकाव। ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा पूरा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं पे ग्लोबुलर क्लस्टर का। ठीक है। ग्लोबुलर क्लस्टर, ग्लोबुलर क्लस्टर ये क्या होते हैं? ग्लोबुलर क्लस्टर क्या होते हैं? ठीक है। उत्तरी गोलार्ध से दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है, यानी कि यह हमारे उत्तरी गोलार्ध से दिखने वाला, यानी कि उत्तरी गोलार्ध से जो क्या करता है? दिखता है, सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा है। ठीक है। सबसे चमकीला तारा है। ठीक है। तो इस समय जो यह ग्लोबल क्लस्टर तारा है, यह तत्काल में तारा सुपरनोवा में बदल चुका है। सुपरनोवा में बदल चुका है। ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्रुव तारा तक मैंने बता दिया है। अब हम कल की क्लास में क्या करेंगे कि तारों के जीवन चक्र के बारे में हम एक एक अच्छे तरीके से बाकायदा बाफिगर हम लोग
समझेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग, और जैसे अभी मान लिया कि क्वेश्चन ही इसमें पुटअप करना हो तो कहाँ से कैसे पुटअप कर लेगा क्वेश्चन। ठीक है, ध्रुव तारे से। जैसे अभी मान लो कह दे कि ध्रुव, इसका किरण, किसका, ध्रुव तारे का किरण उत्तर दिशा की तरफ कितने का कोण बनाती है, कितने का कोण बनाती है, तो कितने कोण बनाती है, 90 अंश का। ठीक है, समझ गए। या अगर दूसरा क्वेश्चन कह दिया जाए, पृथ्वी के जिस बिंदु पर आयतन कोण, ठीक है, आयतन कोण 30 अंश है, तो उस 30 अंश को क्या माना जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी का झुकाव किस तारे की तरफ है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम ऐसे धीरे धीरे पढ़ते हुए और कहाँ से क्वेश्चन कितना पुटअप हो सकता है, वहाँ के क्वेश्चनों के बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, चलते हुए तो आज तक के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग कल बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से आप सभी लोग जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।